राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप ग्रहों के गुण स्वरूप को अभी समझ रहे हैं। धीरे धीरे हम फलित ज्योतिष में आगे बढ़ रहे हैं। उसी क्रम में पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कौन सा ग्रह कृष्ण पक्ष में बलवान होता है और कौन सा ग्रह शुक्ल पक्ष में बलवान होता है। यदि मैं आपसे पूछूंगा गुरु, ये कौन से पक्ष में बलवान होता है? शुक्ल पक्ष। याद रखिएगा, जो नैसर्गिक दो शुभ ग्रह हैं और नैसर्गिक रूप से दो शुभ ग्रह कौन कौन है? जुपिटर एंड वीनस, शुक्र। तो ये दोनों प्लैनेट्स गुरु और शुक्र शुक्ल पक्ष में स्ट्रांग होते हैं, शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं। और जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, मंगल, राहु, केतु, शनि, सूर्य, ये जो 5 प्लैनेट्स है, मेलेफिक प्लैनेट्स, जिसे अशुभ ग्रह कहते हैं, क्रूर ग्रह कहते हैं, पापक ग्रह कहते हैं, ये कृष्ण पक्ष में बलवान होता है। मरकरी हमेशा होता है क्योंकि ये शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ। और एक रह गया चंद्रमा। तो चंद्रमा का हम पहले ही बता चुके हैं, यदि ये सूर्य से 72 डिग्री आगे अथवा पीछे हो तो ये चंद्रमा, यदि 72 डिग्री आगे अथवा पीछे है सूर्य से, तो आप इसको स्ट्रॉन्ग मानिए। तो शुक्ल पक्ष में ये बलवान होता है। शुक्ल पक्ष के दशमी एकादशी से लेकर पूर्णिमा में पूर्ण बलवान, और कृष्ण पक्ष के चतुर्थी पंचमी तक बलवान होता है कौन? चंद्रमा। ये सब हम आपको बता चुके हैं। ये सब आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो धीरे धीरे हम ग्रहों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं और आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज समझेंगे, आज पाठ संख्या 28 है फलित ज्योतिष का। जो भी नए दर्शक हैं, ग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं कि किस ग्रह से हम किस बात का विचार करते हैं, तो आप लोग पहले पाठ से एक एक क्रमानुसार पढ़िए। डायरेक्ट इस क्लास में आओगे तो यहाँ भी आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम ग्रहों के गुण स्वरूप को बता रहे हैं। तो जो भी बताएंगे हम अच्छे से समझाएंगे, आप समझ जाओगे। लेकिन पहले से जो ग्रहों के गुण स्वरूप को हम बता चुके हैं, जैसे कौन सा ग्रह दिन में बलवान होता है, कौन सा ग्रह रात्रि में बलवान होता है, बात, पित्त, कफ, ये 3 दोषों का किस किस ग्रह से विचार करते हैं, तो ये सभी बातें देखिए बताई जा चुकी है। राजतंत्र में कौन सा ग्रह से मंत्री का विचार, कौन सा ग्रह से प्रधानमंत्री का विचार, कौन सा ग्रह से राष्ट्रपति का विचार, कौन सा ग्रह से कैसे स्वाद का विचार, ये सभी पिछले क्लास में जितने भी अभी तक लेसन हो चुके हैं सभी बताया जा चुका है। तो जो वो सब नहीं जानते तो एक एक पाठ को आप सुनिए ध्यानपूर्वक, आप आराम से ग्रहों के गुण स्वरूप को समझ जाओगे। और वहां हम बहुत लॉजिकल तरीके से, ताकि आप लोग समझ सको कि क्यों कहा गया, उसी तरह से हम बताए हैं जो आपको आराम से आसानी होगी। आज समझेंगे नैसर्गिक बलवान ग्रह। देखिए षडबल में 6 प्रकार के बल जो होते हैं, उसमें से एक है नैसर्गिक बल, अर्थात नैसर्गिक रूप से कौन सा ग्रह बलवान होता है। तो ये जो क्रम है, राहु केतु को भी भूल जाइए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इसी क्रम को याद रखिए कि कौन सा ग्रह सबसे बलवान होता है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ये समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे बलवान ग्रह है सूर्य। क्योंकि देखो भाई, प्रजातंत्र में सबसे बलवान कौन होता है? राजा। इसलिए इसका जगह कोई नहीं ले पाएगा, इसलिए सबसे बलवान ग्रह कौन है? सूर्य है। क्लियर हो गया। और एक भी आप समझ सकते हो, सूर्य आत्मा का कारक है, और आत्मा है तभी तो हम आपके सामने बता पा रहे हैं, तभी तो आप सुन रहे हो। जो भी वर्क हो रहा है, हलचल हो रहा है, आत्मा की वजह से हो रहा है। हम और आप जीवित हैं, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जीव, जिसे कहा जाता है जीव, आत्मा का एक नाम है जीव। क्या मतलब? जो स्वयं जीवित रहे और जहां रहे उसको भी जीवित करके रखे, अर्थात आत्मा हमारे हृदय में रहता है। इसी को प्रश्नोपनिषद में कहा गया, हृदय ही ये स आत्मा। प्रश्नोपनिषद के 3रे प्रश्न का 6ठा मंत्र, कि हमारे हृदय में है आत्मा। फिर कह रहा है छांदोग्योपनिषद, सवा एस आत्मा हृदय, छांदोग्योपनिषद 8:3:3। तो ये मंत्र कह रहा है हमारे हृदय में आत्मा विराजमान है, स्थित है, और पूरे शरीर को चेतना फैलाए, मतलब पूरे शरीर में चेतना फैलाए हुए रखता है। आलोमभ्यः आनखेभ्यः, सिर के बाल से लेकर
पैर के नाखून तक आत्मा चेतना व्याप्त है। कहीं भी सुई यदि चुभो दिया जाए तो क्या होगा, दर्द होता है। क्यों होता है भाई, आत्मा तो हृदय में, लेकिन पूरे शरीर में चेतना व्याप्त है। तो ये जो कमाल है, ये जो चेतना है, वही आत्मा है और उसका जगह कोई नहीं ले सकता। उसी के कारण तो हम जीवित हैं। और जब वो तत्व तो इस शरीर से निकल जाएगा, हम लोग कह देते हैं आज वो व्यक्ति इस संसार से चला गया। चला कौन गया भाई, शरीर तो लेटा है, फिर चला कौन गया, वो आत्मा चला गया। इसलिए सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य प्रजातंत्र में राजा है और परिवार में सबसे मुख्य सदस्य है सूर्य कौन, पिता। इसलिए सबसे बलवान है सूर्य। नेक्स्ट चंद्रमा। देखो भाई, जब राजा एब्सेंट रहते हैं, राजा को कुछ बीमारी है, तब किसको अधिकार है डिसीजन लेने का, रानी को। चंद्रमा से रानी का विचार करते हैं, चंद्रमा से माता का विचार करते हैं। यदि सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जीव देखिए दुखी क्यों है, मन के कारण ही तो दुखी है, क्योंकि उसका मन भगवान में नहीं लग रहा है, उसका मन संसार में लग रहा है। आज देख लीजिए आप, कितनी भी पत्रिका को देख लीजिए, 80% पत्रिका से ज्यादा में आपको ये दोनों प्लैनेट्स पीड़ित दिखेंगे। इसीलिए तो आजकल मानसिक अशांति बहुत ज्यादा हो गई है। एक आत्मविश्वास देता है, एक मानसिक शांति देता है। तो दोनों यदि पीड़ित हो जाए तो सोचो, इस जातक में आत्मविश्वास भी नहीं होगा अगर सूर्य पीड़ित है, और जातक में मन अशांत रहेगा यदि चंद्रमा पीड़ित है। तो आप समझ सकते हो इन दोनों प्लैनेट्स की क्या भूमिका है हमारे जीवन पर। सबसे मुख्य प्लैनेट्स। और हम हमेशा बार बार कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में कितना भी राजयोग बना हो, कोई ग्रह कितना भी अच्छी स्थिति में हो, यदि ये दोनों प्लैनेट्स आपके एफ्लिक्टेड हैं, यदि ये दोनों प्लैनेट्स आपकी कुंडली में पीड़ित हैं, ऐसे जातक सुखी नहीं रह सकते। अरबों रुपए हैं लेकिन आत्मविश्वास ही नहीं है, भय लगता है, किसी के सामने बात करने में कांपते हैं, हेजिटेशन वगैरह है, मानसिक अशांति है, तो बेचैनी, घबराहट, ये सब क्यों हो रहा है, ये दोनों प्लैनेट्स पीड़ित है। इसलिए सबसे जरूरी, यदि आपकी कुंडली में, पहले चीज तो आपको लग्नेश को देखना है, सूर्य को देखना है, चंद्रमा को देखना है। यदि ये तीनों ठीक है तो जातक सफल होगा। भले ही उसके पास कुछ ना हो, ज्यादा रीच ना हो, ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन वो जातक खुशी रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, खुशी है, सबसे इंपॉर्टेंट है खुशी। ये मैटर नहीं करता आपके पास धन कितना है, ये मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हो, ये मैटर नहीं करता आपको कितना सम्मान मिला है। मैटर ये करता है आप कितने खुशी हो, कितने सुख में हो आप। क्योंकि जो भी पैसा वगैरह हम लोग इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं, सुख के लिए करते हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। क्यों, ये दोनों प्लैनेट्स पीड़ित हैं। नेक्स्ट आया शुक्र। देखो भाई, परिवार में पति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस पत्नी का होता है या नहीं। और कहा भी गया है, देखिए मनुस्मृति में, कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवी देवता वास करते हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म को आगे निभाने के लिए जरूरी है महिलाएं, जरूरी है स्त्री। इसलिए नेक्स्ट बलवान शुक्र को कहा गया है। नेक्स्ट गुरु। जहां एक तरफ शुक्र बलवान, चंद्रमा के बाद शुक्र बलवान है, पत्नी का स्थान है, तो पत्नी के लिए सर्वस्व कौन है, उसके पति हैं। इसलिए शुक्र के बाद रखा गया किसको, गुरु को। नेक्स्ट यहां पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहां पर आप समझिएगा, गुरु के बाद बलवान बुध। बुध राजकुमार है। देखिए, जब राजा रानी दोनों एब्सेंट रहते हैं और ये पत्नी है ये पति है, तो दोनों का जब संयोग होता है, समागम होता है, तो पुत्र होता है, बालक होता है, राजकुमार होता है। तो नेक्स्ट, राजघराने में यदि जन्म लिया हो या फिर अपने पिता के प्रॉपर्टी में उसी का ही अधिकार होता है, अपने पुत्र का, तो नेक्स्ट गुरु के बाद हम किसको रखे हैं यहाँ पर, बुध को। ये सब नैसर्गिक बल है। आप ये मत समझिएगा कि आपकी कुंडली में यही ऑर्डर है कि आपकी कुंडली में सबसे बलवान सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर शुक्र है। नहीं, नैसर्गिक रूप से बलवान क्यों कहा गया है, हम वो समझा रहे हैं। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी। राजा रानी के बाद यदि जिम्मेदारी किसी का है निभाने का,
राज्य को संभालने का राजकुमार है। ये एक तरह से आप समझे, ये शुक्र पत्नी है गुरुपति, पति पत्नी का जब समागम हुआ, जब संतान उत्पत्ति हुआ, तो संपूर्ण अधिकार उनके प्रॉपर्टी पर किसको होता है? बालक को होता है, कुमार को होता है। तो इसलिए नेक्स्ट बुध को रखा गया है, कुमार। नेक्स्ट आया मंगल। देखो भाई, सेनापति, राजा ऑर्डर दे देंगे कि जाओ युद्ध करो, पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन उस युद्ध का लीडर कौन होगा? अपने टीम का लीडर कौन होगा? सेनापति होगा, मंगल। इसलिए नेक्स्ट बलवान किसको कहा गया है? मंगल को। और नेक्स्ट आया शनि। शनि आप लोग जानते हैं दास, जो आपके लिए सेवा करते हैं, आपके लिए हार्ड वर्क करते हैं, आपकी सहायता करते हैं। तो नेक्स्ट शनि, यही है बलवान ग्रहों का क्रम। सबसे बलवान ग्रह सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, फिर मंगल, फिर शनि। ये क्रम है, इस क्रम को याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी आपको पूछ लेगा भाई नैसर्गिक रूप से बताओ मंगल के बाद कौन सा बलवान है, अथवा मंगल किससे बलवान है, तो आप कह सकोगे शनि से बलवान है। और क्यों है, देखिए ये तो हम आपको लॉजिक से, अपनी समझ से बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को बस ये याद रखना है, लॉजिक तो हम दिए कि ऐसे आप समझ सकते हो, ताकि आपको आसानी हो, ताकि आप लोग ज्योतिष को लॉजिक के सहित समझें, ऐसा ना समझें कि कुछ भी लिख दिया गया है। तो यही है नैसर्गिक रूप से बलवान। क्लियर हो गया? आशा है आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही सरल है, इस क्रम को याद रखिएगा। सूर्य चंद्रमा से बलवान है, चंद्रमा शुक्र से बलवान है, शुक्र गुरु से बलवान है, गुरु बुध से बलवान है, बुध मंगल से बलवान है, मंगल शनि से बलवान है। यही है ग्रहों का नैसर्गिक रूप में बल। यदि आपसे कोई पूछता है नैसर्गिक रूप से ग्रहों का क्रम बताओ, बलवान ग्रहों का क्रम बताओ, तो ये क्रम है। तो ये क्रम है आपका, सबसे पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, फिर मंगल, फिर शनि। तो सबसे कमजोर नैसर्गिक रूप से सबसे आखिर में बलवान कौन है? शनि है, क्योंकि सूर्य से बहुत डिस्टेंस में रहता है। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, जहां हम समझेंगे, और सोच रहे हैं 3 क्लास होगा ग्रहों के बारे में, 2 से 3, उसके बाद राशियों के बारे में समझेंगे, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। और एक देखिए, आप लोग ये डाउट मत कीजिएगा, चंद्रमा का जो आप लोग पूछते हो, देखिए हम लोग क्लास में भी आपको बताए थे। मान लीजिए ये एक लग्न कुंडली है, मान लो सिंह लग्न की पत्रिका है, ठीक है। मान लो सूर्य यहाँ पर 20 डिग्री का है और यहाँ पर चंद्रमा 21 डिग्री का है। तो देखो यहाँ पर चंद्रमा को आप बलवान कहोगे या नहीं कहोगे? अर्थात यदि आपको कोई पूछे चंद्रमा यहाँ पक्ष बल से बली है या नहीं है, तो आपको याद करना है हमने क्या कहा था। यदि इन दोनों प्लैनेट्स के बीच 72 डिग्री का डिफरेंस हो, तो आप यही समझिएगा चंद्रमा पक्ष बल से बलवान है। तो देखिए एक भाग में सूर्य अभी तक आया ही नहीं है, तो 30 डिग्री डिफरेंस हो गया। ये एक भाग हो गया, यहाँ पर भी सूर्य अभी तक आया नहीं है, तो और एक 30 डिग्री डिफरेंस हो गया। और सूर्य यहाँ पर 20 डिग्री चला है, और भी 10 डिग्री चलना बाकी है, 10 डिग्री लिख सकते हो। और देखिए चंद्रमा ऑलरेडी इस भाग में 21 डिग्री चल चुका है, तो 21 डिग्री और गैप हो गया, तो 30, 30, 60, 70, 91 डिग्री का गैप है सूर्य और चंद्रमा के बीच। तो आप क्या समझेंगे, यहां चंद्रमा पक्ष बल से बली है। क्लियर? आशा है आप लोग अच्छे से ये कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि चंद्रमा कब बलवान होता है। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। इस क्रम को याद रखिएगा, जैसे हम समझाए आप लोग भी अपना अपना लॉजिक लगाकर समझ सकते हैं, ठीक है। यदि सबसे बलवान ग्रह पूछा जाए नैसर्गिक रूप में, सबसे बलवान ग्रह कौन है? सूर्य है। सूर्य राजा है, सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है। और सबसे कमजोर ग्रह शनि, तमोगुणी ग्रह है, सूर्य से बहुत डिस्टेंस में रहता है और रात्रि बली है। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और ज्योतिष को अच्छे से सीखते रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।